नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, ठीक है। सो बच्चों, आज मैं बहुत अलग वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो है मैथ का क्लास 10th का, जिसमें हम सारे के सारे फॉर्मूलाज एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अब ये जो मैं आपको करवाती जा रही हूँ साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, मैं एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊँगी। जहाँ जिस फॉर्मूला की मुझे ज़रूरत लगेगी आई डेफिनेटली एक्सप्लेन, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये स्टैंडर्ड और बेसिक सीधी बात दोनों के लिए होगा, बिकॉज फॉर्मूलाज तो दोनों के लिए अवेलेबल हैं। ओके, तो बच्चों ये सारी की सारी, क्योंकि मुझे ना था कि कोई सा आपके पास वीडियो आया होगा जहाँ पे आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बताया जाए। अच्छा, अब जैसे मैं कहूँ कि कई बार तो क्वेश्चन ही फॉर्मूला के बेस पे आता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला ऑफ लाइक वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू डैश, एक मार्क का क्वेश्चन, आपको उसका फॉर्मूला लिख देना है। तो गुजरात बोर्ड में अगर मैं स्पेशल बात करती हूँ बेटा, तो उसके अंदर फॉर्मूला बेस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। प्लस दूसरी बात ये रहती है कि अगर आप फॉर्मूलाज भी लिख के आते हो ना, जैसे आपका सम है, आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपने थोड़ा बहुत वैल्यू सप्लाई कर लिया, कैलकुलेशन नहीं भी हुआ, तो समझो 3 मार्क में से आपको 1 मार्क तो वहाँ पे मिल ही जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला लर्न होना और फॉर्मूला लिखना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूलाज लर्न नहीं होती हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जहाँ पर उनको सारे के सारे एक ही वीडियो में फॉर्मूलाज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो अभी हम चैप्टर वाइज शुरू करते जाएंगे और काम करते जाएंगे। तो जैसे पहला चैप्टर हमारा रहता है यूक्लिड थ्योरम वाला, रियल नंबर्स, ठीक है। अब उसमें तो खैर कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि उसके अंदर HCF और LCM ये दो ही निकालना होता है, ठीक है। तो चलो मैं कुछ कुछ क्लूज बताती जा रही हूँ। तो जैसे जब भी आपको HCF निकालने को बोले ना बेटा, तो हमेशा याद करना जो आपके पास रिपीटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमेशा आप क्या लिखोगे, आप लोवेस्ट पावर वाला नंबर ही चूज करोगे, लोवेस्ट पावर नंबर, ओके, सॉरी नंबर, मैं डिग्री क्यों लगा रही हूँ, ओके। और LCM की बात करते हैं बेटा, तो LCM के अंदर, अच्छा, आप लोवेस्ट पावर नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो कॉमन आप लोगे ना बेटा, उसके अंदर आपको कम पावर वाला नंबर लेना है। इतना क्लियर हो गया? एक जस्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं इसके अंदर। LCM में आपको क्या लेना होता है, LCM में आपको लेना होता है, अगर जो कॉमन नंबर है तो उसमें आपको हाईएस्ट पावर लेना होगा। क्या लेना होगा बेटा? हाईएस्ट पावर नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर प्लस अदर फैक्टर्स, अदर नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, जो भी आपके पास आता है, अदर नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल दूं? ठीक है, एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे कि आपके पास एक नंबर है 18, ठीक है, और आपके पास एक नंबर है 42, ठीक है। तो 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? 18 के फैक्टर्स होंगे 3 का स्क्वायर और 2, मतलब 2 के पावर कुछ भी नहीं तो 1, है ना, इतना तो क्लियर है। 42 जो रहेगा उसका होता है, 42 होता है 6 7 जा 42, 6 मतलब 2 इंटू 3 6 इंटू 7, ठीक है। अब अगर इसमें मुझे HCF निकालना है बेटा, तो मुझे कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। अब कॉमन नंबर कौन से हैं? 3 भी है और 2 भी है। HCF के अंदर मैं लूँगी कम पावर वाला नंबर, तो जैसे कि 3 लूँ तो यहाँ पे 3 पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो मैं 3 पावर 1 वाला लूँगी, ठीक है। 2 के ऊपर दोनों सेम ही है, एक एक पावर वाले ही हैं, तो वो ले लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। और अगर मैं LCM लेती हूँ, तो LCM में मुझे हाईएस्ट पावर लेना है, तो ये 3 2 बार है, एक पावर 2 है और एक पावर 1 है, तो मैं पावर 2 वाला लूँगी, ठीक है। 2 में तो खैर सेम ही पावर है, अगर इनमें भी पावर डिफरेंट होता मैं हाईएस्ट पावर वाला लेती, बट ये सेम पावर है। और जो नंबर नॉन कॉमन है, मतलब 7 कॉमन नहीं है, उसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18 इंटू 7, जो भी आंसर आया कर लें। चलो 9 2 जा 18 और 18 इंटू 7, 8 7 जा 56, 5 कैरी 126 आपका आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, देखो मैं साथ साथ चीज़ें बताती भी जा रही हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। ओके, अब तीसरा आपके पास इसमें फॉर्मूला रहता है जहाँ पे LCM और HCF का रिलेशन होता है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, ठीक है। अब HCF क्लियर है आपको, LCM क्लियर है, A और B क्या है? तो A एंड B आर इंटीजर्स, मतलब जो भी आपको सम दिया होगा ना, ठीक है, उसके अंदर इंटीजर्स होते हैं, क्लियर। तो अगर आपको देखो इसमें अपने पास बेटा 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, है ना।
तो इन चारों में जैसे कि आपको HCF निकालना है तो आपको 3 चीज़ें दी होंगी। आपको LCM दिया होगा क्वेश्चन के अंदर और बाकी के 2 नंबर दिए होंगे। जैसे मैंने आपको 18 और 42 दिया ना, तो ये 2 नंबर हुए A और B, तो A और B आपको दिए होंगे। आपको अगर LCM निकालने को बोलेंगे तो आपको HCF दिया होगा और A और B दिया होगा। अगर आपको B निकालने को बोला जाएगा तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि आप द HCF इज सो एंड सो, LCM इज सो एंड सो एंड 1 नंबर इज सो एंड सो, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो इन शॉर्ट 1 2 3 4 में से आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी और एक आपको निकालनी होगी। डन, क्लियर हो गया। तो इतना ही है चैप्टर 1 के अंदर, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, फॉर्मूला बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रहती है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर बताया, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इतना कर लिया, आपका चैप्टर 1 क्लियर। ओके, चलिए अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। मैं नंबर 4 से स्टार्ट कर लेती हूँ। ओके, अब चैप्टर 2 की हम बात करें तो इसके अंदर पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में बताना चाहूँगी। ओके, अब जैसे कि एक हमारे पास ग्राफ होता है बेटा, एक हमारे पास ग्राफ होता है, आई वुड से लीनियर ग्राफ। ठीक है, जैसे कि यूं ड्रॉ हो गया, एक स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ हो जाती है, तो जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, तो स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं लीनियर ग्राफ। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर ग्राफ। ये सारे के सारे 1 मार्क में ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ। तो स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर ग्राफ। ये लीनियर ग्राफ में जो हमारी इक्वेशन होती है ना बेटा, उसमें जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होगी? 1। एग्जाम्पल दूँ? एग्जाम्पल जैसे कि 5x + 7, तो x इज़ अ वेरिएबल, पावर क्या है? 1। ठीक है, 8y - 3, y वेरिएबल, पावर क्या आया? 1। समझ में आए? ठीक है, तो इस तरीके, वैसे तो हम लोग x ही लेते हैं, y तो लेते नहीं, बट एक चीज़ बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं इन द लीनियर ग्राफ व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 1। ऐसा पूछ सकते हैं, इफ़ द पॉलिनोमियल इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, देन व्हाट कुड बी द डिग्री? 1। इफ द पॉलिनोमियल इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, देन व्हाट वुड बी द ग्राफ, तो कैसे लिखोगे? लीनियर। समझ में आ रहा है? एक ही चीज़ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन करके बताया, और ये 1 मार्क में ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब अगर हमारा ग्राफ पैराबोला है, इसको हम कहते हैं पैराबोला, है ना? पैराबोला है, तो पैराबोला बेटा 2 तरीके से होते हैं। यू शेप हुआ ना अपना, ठीक है, तो पैराबोला बेटा 2 तरीके से होते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x, ये y, x और ये y। ठीक है, एक यूं नीचे की तरफ होगा। ठीक है, टच कर रहा नहीं कर रहा उससे अपन को मैटर नहीं है, एक ऊपर यू होता है और नीचे यू होता है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ओपन अपवर्ड्स। ओपन अपवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, अब इसमें याद करना बेटा, ये इक्वेशन कौन सा होगा? ये इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो इस पैराबोला को अपन क्या बोलेंगे? ओपन अपवर्ड्स। ओके, ये कब बनेगा? जब अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? ax² + bx + c वाला अपने पास कोई ना कोई इक्वेशन होगा। ओके, अब याद करना, ये अपवर्ड जब बनेगा ना, तो हमेशा x² के आगे जो a है ना, जो नंबर है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, माइनस में नहीं, पॉजिटिव वाली होंगी ना तो आपको अपवर्ड मिलेगा। एक बार ये क्वेश्चन आया था 2016 में, शायद ये क्वेश्चन आया था। ओके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2016 में ये पूछा गया था दैट इफ इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a is less than 0 then what kind of graph कैन बी ड्रॉन। और ये MCQ भी नहीं था, लिटरली क्वेश्चन आंसर्स का 1 मार्क का क्वेश्चन था, बच्चे नहीं लिख के आ पाए थे क्योंकि उनको आइडिया नहीं था। ठीक है, तो अगर इफ़ a इज़ लेस देन 0 तो आप लिखोगे द ग्राफ वुड बी द डाउनवर्ड पैराबोला, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो बच्चे मेरा ये वीडियो देखेंगे ना, उनको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं इतनी छोटी छोटी सी आपको बताऊंगी ना, आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। और बिल्कुल जो एग्ज़ाम में अगर पेपर टफ बनाना हो ना तो बना सकते हैं। और उस दौरान तो मतलब
किसी भी बच्चे का, ठीक है, किसी भी बच्चे का 80 और 80 आया ही नहीं था, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में ना 1 मार्क तो सब बच्चों की चली ही गई थी। तो फुल मार्क्स तो उस टाइम में मैथ में किसी के आए ही नहीं थे, ये हिस्ट्री बना था उस टाइम पे। वेल, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन डाउनवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्वाड्रेटिक ही रहेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। ओके, तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। आई बात समझ में। एग्जाम्पल जैसे कि समझो आप -3x² + 7x + 11, तो ये x स्क्वायर के आगे नंबर क्या है, माइनस में, ठीक है। अगर ये होगा तो यहाँ पे कैसा बनेगा, 3x² + 7x + 11, तो 3 किस में, पॉजिटिव में। क्लियर हो गया बेटा मैं इसको लेकर, पक्का ना। तो चलो, ये 2 टाइप के रहते हैं अपने बुक में, क्यूबिक का कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलो अब आगे बात करते हैं ना बच्चों। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन coefficients and zeros of quadratic polynomial। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। हमेशा याद करना, a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0, तो ये क्वाड्रेटिक तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये भी कंडीशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, जितने पावर होते हैं ना उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं, मतलब कि उतनी एक्स की वैल्यू निकलती है। यहाँ पे x का पावर क्या है, 2, मतलब कि यहाँ पे 2 जीरोस निकलेंगे। तो हम यही सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ p ऑफ x। इसको हम लोग p ऑफ x ले लेते हैं, ठीक है। इतना, ये 2 जीरोस हैं, तो रिलेशन क्या होता है बेटा, तो इसमें रिलेशन एक पहला होगा सम ऑफ ज़ीरोस का, जिसमें अल्फ़ा + बीटा = क्या हो जाएगा, -b/e, ठीक है। -b क्या है, x का कोएफिशिएंट, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है बेटा। चलिए, दूसरा इसके अंदर रिलेशन रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। c क्या है, कांस्टेंट, और a क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। डन, आई होप मैं क्लियर हो गया इसको लेकर। ओके, नाउ सेम चीज़ हम लोग सीखेंगे क्यूबिक के लिए। अब देखो बेटा, क्यूबिक का पूछा नहीं जाता है, इतना तो मुझे पता है, बट क्या होता है ना कि कई बार सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, ठीक है। सम ना भी पूछे, और आपकी बुक में भी सम तो दिए होते, तो स्टार लगा होता है, नॉट द पॉइंट ऑफ द एग्जाम, लाइक नॉट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू करके आता है, बट पता होना ज़रूरी है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में है तो हम नकार नहीं सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना बेटा। तो अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप between coefficients and zeros of cubic polynomials, ठीक है। तो पहले पॉलिनोमियल लिख देती हूँ मैं, p of x = ax³ + bx² + cx + d = 0, जहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म गायब, तो x² वाला टर्म बन जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो इसके लिए ये होना ज़रूरी है। ओके, अब इसमें पावर कितने हैं बेटा, 3 है, तो ज़ीरोज़ भी 3 निकलेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब इसका पहला रिलेशन सम में ही आएगा, सम ऑफ ज़ीरोस, तो क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ज़ीरोस, 2 ज़ीरोस ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर उनका प्लस कर रहे हैं,
जैसे कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, C/A, ठीक है। क्या हो गया इसका, C/A, ओके। अब थर्ड का क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। देखो ज़ीरोस 3 है, इसके लिए रिलेशंस भी 3 आ रहे हैं। पहले ज़ीरोस 2 थे, इसके रिलेशन भी सिर्फ 2 ही आए थे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस में क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू -D/A, ठीक है। डन, सही से समझ आ रहा है ना बेटा फॉर्मूलाज, ओके। मैं वही उम्मीद कर आपको फॉर्मूला समझाती भी जाऊँ, ठीक है। सिर्फ लिख के आपको दे दूँ तो क्या, मे भी कुछ बच्चों को समझ में ना आया तो लर्न नहीं कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि आपको मैं लर्न भी करवाती जाऊँ समझा कर। तो चलो, अब ये 2 हो गई। अब आगे हम नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। अरे बच्चों, अब जैसे हमारे पास एक और रहता है, वो आता है कि ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन if sum and product of zeros are given, sum and product of zeros are given, ठीक है। तो कैसे होगा बेटा, अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया होगा, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आपको दी होंगी और इनकी मदद से आपको फॉर्मूला डिराइव करना होगा। तो उसका लिए फॉर्मूला होता है P(x) इज इक्वल्स टू K x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सिंपल, ठीक है। आपने यूटिलाइज भी किया होगा सम्स के अंदर। तो जब सम दिया जाए तो यहाँ लगाओगे, प्रोडक्ट दिया जाए तो यहाँ लगाओगे, सिंपल, ठीक है। अब ये वाली फॉर्मूला बता रही हूँ जो हमारे पास सम तो है नहीं, बट स्पेशली मैं स्टैंडर्ड वालों को कहना चाहूँगी कि ज़रूर ये चीज़ों पे ध्यान देना। ऑब्टेन क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ इफ सम प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट वाले ना जीरोस आर गिवन। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इसकी वैल्यू दी होगी, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, P(x) इज इक्वल्स टू K x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी x³ आएगा, क्यूबिक है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके साथ आ गया x² प्लस यहाँ माइनस की साइन, यहाँ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, इसके साथ क्या हो जाएगा x, ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक है। ये वाली, ये मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी स्पेशली स्टैंडर्ड वालों को, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले बच्चे पेपर टफ बना सकते हैं, तो ये चीज़ों पे ध्यान देना, ओके। क्योंकि स्टैंडर्ड वालों से उम्मीद की जाती है कि वो टेक्स्ट बुक के बाहर का भी, या टेक्स्ट बुक में जो हल्की हल्की चीज़ें दी है ना उस पर ही फोकस करें और उसको समझें। तो स्टैंडर्ड वालों से उम्मीदें ज़्यादा होती है, उसके लिए उनके पेपर में वो सारी चीज़ें भी पूछी जाती है जहाँ पे शायद बच्चे का ध्यान नहीं जाता है। तो इसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि ये स्टैंडर्ड वाले बच्चे ज़रूर देखना, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई अपने को। सो बच्चों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब डिवीजन वाला तो पूरा ओमिटेड है। अब चैप्टर 3 पे चलते हैं। अब चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उसके अंदर आपके पास सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ये जो मेथड करने हैं, ठीक है। तो मेथड का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, वो मेथड जो मैंने आपको सिखाया हुआ है वही आपको अप्लाई करना है। बट अब मैं आपको एक ज़रूर लिस्ट वो दूंगी जो मैंने हालांकि पिछले वीडियोस में बताए हुए भी, जब मैंने चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करवाए मैंने आपको बोर्ड के, तो उसमें मैंने वो चीज़ बता भी दी थी। तो एक बार वो रिवाइज करवा लेती हूँ, ठीक है, कि कौन से कंडीशन पे क्या कॉन्सेप्ट रहता है रिगार्डिंग द इक्वेशंस, ठीक है। तो अपन वो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ऑफ
लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, ओके, मैं एक लाइन खींच लेती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन रहेगी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। देखो हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं ना, तो हमारे पास दो इक्वेशन कैसे होते हैं, A1x + B1y + C1, ठीक है। तो उसका ये, तो अगर आपके पास ये कंडीशन आती है तो उसके अंदर सॉल्यूशन कैसा होगा, उसके अंदर आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक मतलब कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इसके अंदर, ओके। और ये कैसा रहेगा, ये रहेगा कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसके अंदर ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसमें बनेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके, डन। फिर अगर दूसरी कंडीशन बात करते हैं, कंडीशन नंबर 2, ओके, तो उसके अंदर हमारे पास रहेगा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। पहले के दो जो है वो इक्वल है, फिर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम लोग एम्प्टी सॉल्यूशन भी कहेंगे, या एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट, सीधी सी बात है, जब सॉल्यूशन नहीं है तो कंसिस्टेंटी कहाँ से बनेगी। और ये लाइंस कैसी होंगी बेटा, ग्राफ में आप जब ड्रॉ करोगे इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, पैरेलल लाइंस बनेगी, ठीक है। फिर एक तीसरी कंडीशन, सो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। इसके अंदर कितनी सॉल्यूशन बनते, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। जो बच्चे मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं ना, उनको तो पता चल चुका होगा मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जब भी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बहुत डिटेल में। तो इसके लिए उन बच्चों को तो पता ही है जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं। सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और ये होगा अबाउट लाइंस, कि लाइंस कैसी बनेंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी आएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कोइंसिडेंस लाइंस, ठीक है। अब इसको मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है। देखो बच्चों, अब ना ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं वाली, इसको मैं एक मस्त पे बता रही हूँ आपको, इसको मेमोराइज करने का, ठीक है। अब ये इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, सुनना। देखो अभी, अब इसके अंदर एक याद करो, पिन, क्या याद करोगे, पिंस, बहुत इजी नाम है ना, पिंस। पिंस मतलब क्या हो गया, पिंस मतलब हो गया P स्टैंड्स फॉर पैरेलल, ओके, I स्टैंड्स फॉर इनकंसिस्टेंट, ओके, N स्टैंड्स फॉर नो एंड S स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी याद नहीं रहे तो देखो, ये था पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा कि सबके बीच में क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है ओके इन विच कंडीशन यू आर गेटिंग द इनकंसिस्टेंट नेचर, तो उसके अंदर आपको आएगा पैरेलल लाइंस, ठीक है, कंडीशन ये वाली हो जाएगी। और अगर ऐसा पूछे जाते हैं दैट इज नो सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, मतलब बहुत सारे सवाल इसके अंदर सब निकल जाएंगे 1 मार्क वाले। तो इसके लिए ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ट्रिक, इसको मेमोराइज करने का, क्योंकि नहीं याद रहता ना बच्चों को, मुझे भी नहीं याद रहता था, मैंने वैसे तो लर्न किया है, ठीक है। तो एक तो पिंस आ गया। अच्छा, अब ना एक और बता रही हूँ मैं, IUC, IUC नहीं, ICU, हाँ ICU में भर्ती होता है ना अपन, ICU, ठीक है। अरे मैम शुभ शुभ बोलो, ICU का नाम ले रहे हो आप, अरे सुनो तो सही। ICU में आई में अपन कहेंगे यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस,
ठीक है, और यू में हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशंस, है ना। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं कंसिस्टेंट। कैसे हैं ये दोनों, कंसिस्टेंट। देखो अभी देखो, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, ठीक है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, है ना। क्लियर हुआ ना अभी, यस। अच्छा, इसमें आप ना ऐसे भी कर सकते हो, आईसीयू के अंदर अगर आपको लाइंस में जाना है तो नाम क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, मतलब आप अपने हिसाब से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। बट क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि बाबा कंसिस्टेंट था किस में, ठीक है, बच्चे भूल ही जाते हैं। तो अब क्या, दो कंसिस्टेंट है और एक इनकंसिस्टेंट है, तो बच्चों को याद ही नहीं रहता है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बता दिया, आईसीयू बता दिया। तो आपको याद होगा कि जहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है और जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों कैसे हैं, कंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइंस का मैंने बता दिया। ओके, तो ये कुछ ट्रिक्स अगर आप मेमोराइज कर लोगे ना तो ईजिली आपको लर्न हो जाएगा और आपको कंडीशंस भी फिर इसके अंदर याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही हूँ और जितना ईजी तरीका मुझे दिख रहा है मैं आपको उतना ईजी में बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो चैप्टर 3 में तो इतना ही, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। अब बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें मैं डालूँ नंबर 11। देखो बेटा, अब चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिग्री कितनी होगी बेटा, 2, मतलब हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास हैं 2 मेथड्स। वैसे तो 3 होते थे बट अभी 2 हो गए। एक आता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड भी कहते हैं। और दूसरा आपको मिलेगा जर्नल मेथड, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्प्लिटिंग मेथड में कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, हो तो पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला रहता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो क्वाड्रेटिक है, पावर कितना है 2, मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए, 2 निकलनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा रहता है, एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रहता है माइनस बी प्लस माइनस, मतलब कि एक को x को आप प्लस में लोगे, एक को x को माइनस में लोगे, ठीक है। ये भी मैंने चैप्टर पूरा का पूरा डाल के रखा हुआ है, तो देख लेना बेटा, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कर लोगे ना तो डर भी खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी पक्का हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले। तो अंडर रूट लोगे b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला है। एक बार आप प्लस लिखोगे माइनस बी प्लस दिस वन, दूसरी बार लिखोगे माइनस बी माइनस दिस वन, ठीक है। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक में आपको एक्स की 2 वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ पे भी अटको ना तो उसमें ये वाली चीज़ स्टार्ट कर लेना, इजीली हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग मिडल टर्म में आपको अगर हाथ थोड़ा सा कच्चा पक्का है तो ये वाले में तो आपको आंसर निकल ही जाता है, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला अच्छे से करके रखना। अच्छा, अभी जो मैंने लिखा ना ये b² माइनस 4ac, इसको अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं d, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहे हैं डी को हम, डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो कई बार ना स्कूल में ऐसे भी लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी अंडर रूट अपॉन 2a। तो आप b² माइनस 4ac से पहले d निकाल दो, फिर वो d को यहाँ पे रखो, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट्स की मदद से हम लोग रूट्स के नेचर पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। अब क्या आएगा आपके पास, नेचर ऑफ रूट्स नंबर 12, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, अब नेचर ऑफ रूट्स में जैसे d है हमारे पास b² माइनस 4ac, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू सप्लाई करोगे तो आपको 3 टाइप के इसके नेचर मिलेंगे। एक मिलेगा अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, मतलब 25, 30, मतलब 1 से ज़्यादा इन शॉर्ट, ठीक है, पॉजिटिव में 1 से ज़्यादा,
तो रूट्स कैसे होंगे इसके, नेचर कैसा होगा रूट्स का, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरा, अगर डी की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आती है तो रूट्स आर इक्वल, मतलब दोनों एक्स वैल्यू सेम आएगी, 4 4 2 2 3 3 जो भी आया, ठीक है। और तीसरा रहेगा, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो अगर डी के लिए लेस देन 0 तो आगे सम को कैरी ऑन करने की ज़रूरत है ही नहीं, यहीं पे ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी, आया समझ में। अच्छा बच्चों, एक और चीज़, चैप्टर 5 पे जाने से पहले 2 चीज़ें मुझे आपको बतानी है, ठीक है, जो मैंने देखा हुआ है एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। एक तो ये है कि ये जो हमने कहा ना d² - 4ac, जो d की वैल्यू है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं श्रीधर्स फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य ने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, इसके लिए इसका नाम क्या है, श्रीधर फॉर्मूला। ओके, कौन से आचार्य थे, श्रीधर। एक ये चीज़ उसमें एक बार ना पूछी गई थी फिल इन द ब्लैंक्स में, ओके, हु फाउंड द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो ये श्रीधर आचार्य जी ने निकाला था। तो ये चीज़ बिल्कुल 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 याद करोगे। अच्छा, अब एक और मैं बताऊं, x की वैल्यू 1 + √5 अपॉन 3, ठीक है, x की वैल्यू 1 + √5 अपॉन 2, नॉट 3, सॉरी अपॉन 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू को हम लोग कहते हैं गोल्डन नंबर, इज कॉल्ड एज गोल्डन नंबर। ये आपकी बुक में नहीं है, पहले बता दूं, ये आपकी किताब में नहीं है, ठीक है, बट परंतु ये वाली चीज़ें बोर्ड में पूछी गई हैं, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला के साथ साथ ये नोट्स वाली चीज़ें बताती जा रही हूँ, ताकि मैं भी भूलूँ नहीं आगे आपको। कभी कभी ऐसा था मैं को याद तो था, फिर मैं कोई लेक्चर तो दिमाग में ना आए, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला के साथ ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती जा रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें याद करना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ गोल्डन नंबर, तो आप लिखोगे x = 1 + √5 अपॉन 2, या x = 1 + √5 अपॉन 2 इज नोन एज विच काइंड ऑफ नंबर, तो दैट इज नोन एज अ गोल्डन नंबर। अच्छा, अब जैसे अपने पास चैप्टर 5 है ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये नंबर कौन से प्रोग्रेशन में आता है, तो ये नंबर आएगा आपको फिबोनाकी सीक्वेंस कहते हैं उसको, फिबोनाकी सीक्वेंस, उसमें ये नंबर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये मत पूछना ये क्या होता है, बस याद करो ना, कभी कोई चीज़ें याद भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप इतना मैं क्लियर हो गई है ना चैप्टर 4 को लेकर। चलो, तो अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं हम लोग। ये नंबर 12 13 से स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5। मैं चैप्टर्स तो नहीं लिखती जा रही हूँ, ओके। सो नाउ 13th नंबर। अब चैप्टर नंबर 5 दैट मीन्स की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर आपको कभी AP पूछे क्या होता है, तो होता है A + D, A + 2D, A + 3D डॉट 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 चलते जाना है, A + n-1D, ठीक है। अब ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। अब इसके अंदर A जो है उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। D क्या होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ओके। कॉमन डिफरेंस, जैसे कि आपको यहाँ पे टर्म्स दिए हों A1 A2 A3 A4, इस तरीके से आपको 4 टर्म्स दिए हैं, ठीक है, या 5 टर्म दिए हैं, तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना, तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए आ जाएगा हमारे पास। एक होता है AN इज़ द लास्ट टर्म, इसको आप लास्ट टर्म भी कहते हो और जनरल टर्म भी कहते हो, ठीक है। तो कभी आपको कोई भी टर्म निकालने को कहा जाए, लाइक फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP, फाइंड द 29th टर्म ऑफ द AP, तो आपको ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। तो AN = A + n-1D, ठीक है। n क्या है इसके अंदर, n = नंबर ऑफ
टर्म्स। जैसे अब यहाँ पे देखो तो कितने टर्म्स है टोटल, 5 टर्म्स हैं, तो n=5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मूला रहती है। तो सिंपल हम लोग एक्चुअली इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, अब दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर आपको 2 टर्म्स दिए जाते हैं, ठीक है, 2 टर्म, जैसे कि एग्जांपल मैं लूँ कि आपको A7 दिया हुआ है 5 और A5 दिया हुआ है 2, समझो। ठीक है, तो आपको 2 टर्म दिए हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है और आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसमें आपको D निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अब आपको इसके अंदर एक नॉर्मल एक फॉर्मूला बता देती हूँ जो आपको ईजी रहेगा। तो जब भी 2 टर्म्स दिए हो ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, AM-AN अपॉन M-N। याद करना, M इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन N, मतलब कि ये वाला जैसे 7 है तो ये पहले लिखोगे, ठीक है, ये बाद में लिखोगे इस तरीके से। तो जो बड़ा वाला टर्म होगा पहले लिखोगे, तो M इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन N। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। सो यहाँ से आपका D जो है वो डायरेक्टली निकल जाएगा। हालांकि मैंने सम सबको बहुत सारे करवाए हैं इसके अंदर, तो आपको जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे हैं उनको तो शायद आइडिया आ चुका होगा कि मैम क्या कह रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी। ये हो गया हमारे टर्म्स निकालने का। अब हम बात करते हैं SN। SN इज़ द सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे SN। अब SN की एक फॉर्मूला रहती है हमारे पास, SN = n/2 2a + n-1 d। ठीक है, और दूसरी फॉर्मूला रहती है SN की, SN = n/2 a + an। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो जैसे कि SN = n/2, जो भी टर्म दिया होगा वो फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, डिफरेंस। अच्छा, अब हमेशा एक चीज़ याद करना, SN की फॉर्मूला में कोई भी अगर आपको चीज़ मिसिंग है, आपको A नहीं पता, आपको N नहीं पता, आपको D नहीं पता, कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, तो आप वो मिसिंग चीज़ जो है वो यूज़ करोगे इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला लगा के आपको जो भी मिसिंग टर्म आपको इसमें फॉर्मूला में चाहिए होगा वो यहाँ से मिल जाएगा। देन यू कैन गो फॉर द SN। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म्स देखो, ऐसा नहीं है कि 5.2 में ये वाली एक फॉर्मूला लगानी है या 5.3 में तो यही लगानी है। सी इट्स अ मैथ। ओके, तो मैथ में यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी चीज़ लगानी है, उसके लिए क्या क्या अपने को गिवन है। जो गिवन नहीं है तो वो हम किसी और फॉर्मूला की मदद से वो वाला गिवन का प्रोसीजर फिनिश कर सकते हैं और फिर हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो AP में अपने पास बेसिकली ये 2 फॉर्मूलास आ जाती हैं। ठीक है, एक आ जाती है हमारे पास जर्नल टर्म वाली फॉर्मूला, ओके, और दूसरी आ जाती है हमारे पास SN वाली फॉर्मूला। ये पूरे चैप्टर ये 2 फॉर्मूला पे टिका हुआ है। क्लियर। नाउ एक और इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। इसके अंदर जैसे कि आपको कोई भी टर्म निकालना है, ठीक है, और आपको 2 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, SN-SN-1। ठीक है, जैसे कि आपको कहा गया है, फॉर एग्जांपल समझना बेटा, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दे रही हूँ कि आपको कहा गया कि भाई जो 20th टर्म है ना, 20th टर्म, उसकी क्या वैल्यू है वो बताओ। जबकि आपको सम ऑफ 19 टर्म्स दिया हुआ है 578 एंड सम ऑफ 20 टर्म्स दिया हुआ है 604। समझे, तो 20 टर्म का प्लस 604 है और 19 टर्म्स का प्लस 578 है। जो 20th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाता है तो आप ये वाली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, SN मतलब कि S20, ठीक है, माइनस SN-1 मतलब कि 20 में से 1 कम हुआ तो 19। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो टर्म को आराम से निकाल सकते हैं, S-1। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अच्छा, और यहाँ पे हमेशा याद करना N की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, जब भी हम S1 की बात करते हैं तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, मतलब कि फर्स्ट टर्म और सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एक ही बात है। आज मैं आपको कह रही हूँ कि सीरीज़ है जिसमें पहला टर्म 3 है। अच्छा, 3 का प्लस क्या होगा, 3 होगा ना। ठीक है, SN क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स, तो 3 के आगे कोई टर्म है ही नहीं, इतना ही है, तो इसका प्लस भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो फर्स्ट टर्म इज़ नथिंग बट द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो S1 और A1 दोनों एक ही होते हैं, याद करना। ठीक है, ऐसे आपको सम्स के अंदर काफ़ी आएगा। अब जैसे एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं पहले पेज टर्न कर लूँ। ये मैं आपको फॉर्मूला इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि क्या है ना कि कई बार एग्ज़ाम में फॉर्मूला ही पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप खुद निकाल सकते हो, नो डाउट। जैसे कि सम ऑफ ऑड नंबर्स,
सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इनको अगर प्लस करना हो तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ऐसे करके आपको कहेंगे 50 तक करो, तो क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स इज SN इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको बहुत याद करना है, ये वो जो मेन मैंने आपको बताया ना पीछे, ये वाली फॉर्मूलाज। ठीक है, ये वाली बताई मैंने, ये वाली 2 बताई, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 90% क्वेश्चन इन्हीं पे ही आएंगे। बट अगर पेपर टफ बनाना हो, या अगर मैं स्टैंडर्ड पेपर की बात करूं, तो देखो स्टैंडर्ड वाले पेपर में स्टैंडर्ड बच्चों से, ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे उनका नॉलेज चेक किया जाए, ताकि लगे कि बच्चा जो है वो फॉर्मूला भी समझ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाली चीज़ें स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है बच्चों, एंड एक और बता देती हूँ मैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं। तो फिर उसके लिए जो हमने पहली वाली फॉर्मूला देखी ना, वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर शॉर्ट में जाना है आपको तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, SN इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए अभी वाली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज देख लिए, मतलब वो फॉर्मूला भी देखे जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, और वो भी देखे जो हम इतना यूज़ तो नहीं करते, बट हाँ वी शुड हैव द नॉलेज। ओके, और अगर आपको कुछ MCQ वगैरह में करना हो तो आप शॉर्ट के फॉर्म में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 6 में तो कुछ है नहीं फॉर्मूला जैसा। ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस पर हम चलते हैं और देखते हैं उससे फॉर्मूलाज क्या क्या है ना बच्चों। 14 नंबर, ठीक है, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला आएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास 2 टाइप के आएंगे, जैसे कि ये मेरे ग्राफ है। ठीक है, इसमें पॉइंट A हुआ यहाँ पर और पॉइंट B हुआ यहाँ पर। इसको कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इससे कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालने को कहा जाता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा AB इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस, है ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, क्लियर? ओके, अगर ठीक है आपको ग्राफ ड्रॉ किया हुआ नहीं आएगा, ठीक है, आपको तो सिंपल कहा जाएगा दैट 2 पॉइंट्स आर गिवन, बट मैं ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ कि आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो O पे, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट A है, तो ओरिजिन से लेकर पॉइंट A का गैप कितना है, तो ये हो गया x, y कोऑर्डिनेट्स, और ये इसके क्या होते हैं 0, 0। तो कोऑर्डिनेट्स तो ओरिजिन के है ही नहीं, देखा जाए तो सिर्फ इसके ही हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला अपना क्या यूज़ करेंगे हम लोग, x² प्लस y² का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हुआ ओरिजिन के लिए। ठीक है, फॉर ओरिजिन, और ये विदाउट ओरिजिन मतलब कि कोई भी 2 नंबर्स। इतना समझ में आया बेटा? ठीक है, चले आगे। जो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे हमें कुछ चीज़ें का ध्यान देना होगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाने तो आ जाता है, अब क्वेश्चन में ये होता है, क्वेश्चन ना समझ नहीं आता, क्वेश्चन समझने पर इसको करना कैसे पता नहीं चलता। वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बट वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो मैं कुछ क्लूज आपको बता दी जा रही हूँ। देखो कुछ चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पे। पहली, अगर आपको ये कहा गया है कि बताओ, डिटरमाइन करो कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, डिटरमाइन इफ ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब ये होता है कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन में हैं, ABC। अच्छा, आगे भी छो सकते हैं, मैं एक जनरल आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर, आपने AB का डिस्टेंस निकाला, आपने BC का डिस्टेंस निकाला, आपने AC का निकाला। ठीक है, 3 डिस्टेंसेस आएंगे ना, देखो AB, BC
और AC, 3 डिस्टेंसेस आएंगे ना, तीनों का निकाला। ओके, अब इनमें से कोई भी 2 डिस्टेंस का प्लस जो है वो तीसरे के इक्वल टू होगा। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप कहोगे यस दे आर द कोलिनियर, अगर फुलफिल नहीं होती है तो दे आर नॉट। सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर आपसे ट्रायंगल में कहा जाता है, ठीक है, ट्रायंगल में कहा जाता है कि भाई आपके पास 3 वर्टाइसिस हैं ABC, ठीक है, ABC, तो आप बता दो कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। डिटरमाइन द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आप 3 साइड्स निकालोगे AB, BC और AC। अब इक्विलेटरल में क्या होता है बच्चा, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके लिए तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। आता है तो खूब है, ठीक है, इसका मतलब कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा, बट इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। मन ऐसे नहीं पता चला इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है बट आपने कैलकुलेशन ढंग से नहीं किया तो आप लिख के आओगे नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, नाउ फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होता है आइसोसेलेस के अंदर, ठीक है, वैसे ट्रायंगल ऐसा बनाना था बट ऐसा बना दिया, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर 2 साइड्स इक्वल है ना, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ABC, तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AC बट नॉट इक्वल टू BC, मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल है, तीसरे के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये देगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्राइटेरिया। अगर आपसे ये कहा जाता है कि ये बता दो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें क्या मिलता है, हमें 90 डिग्री मिलता है, जिसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, है ना। ये हो गई बेस, सॉरी, ये हो गई बेस और ये हो गया एल्टीट्यूड, ठीक है। तो आप जब 3 साइड्स निकाल रहे हो AB, BC और AC, तो इसमें से एक साइड का स्क्वायर दूसरे 2 साइड्स के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक और बता दूं, यहीं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये कुछ कंडीशंस होती है, आप अगर 7.1 उठा के देखें आपको इस तरीके से बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, कि वर्टाइसिस दिए हुए हैं आपको और पूछा जा रहा है कि भाई बता दो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है, ऐसे करके। अब आपसे कहा जाएगा बता दो ये स्केलिन ट्रायंगल है कि नहीं है। अब स्केलिन का मतलब क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं, ठीक है। तो आपने तीनों साइड्स निकाली और तीनों साइड्स इक्वल नहीं आई तो वो क्या हो जाएगा, स्केलिन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ट्रायंगल्स के बारे में। अब सेम क्राइटेरिया अपन को यूज़ करना पड़ेगा फॉर द क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, अब नंबर 5। अब क्वाड्रिलेटरल में अगर आपसे कहा जाता है कि डिटरमाइन करो कि ये क्वाड्रिलेटरल, आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सी क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट अ बॉक्स शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल में आपको ना 6 साइड्स निकालने पड़ते हैं। पहले तो आप वो चीज़ समझ लो, कोई भी क्वाड्रिलेटर दिया जाए, रम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, व्हाट्सएवर, आपको 6 साइड्स निकालनी होती है। एक तो देखो आपको AB निकालनी पड़ेगी, ठीक है, दूसरी BC, तीसरी CD, चौथी AD। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। और आपको 2 डायगोनल निकालने पड़ेंगे, AC के लिए 5th नंबर दे दिया और BD के लिए 6th नंबर। तो टोटल आपको कितने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने हैं इसके अंदर, 6 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने हैं, तो मतलब 6 बार लगाना है। और उसके बाद आपको कंडीशंस के तौर पे बताना होगा कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। अब आते अपन पहली कंडीशन पे, ठीक है, आते अपन पहली कंडीशन में, और वो है कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है, पहली बात तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal and diagonals are not equal। ये 2 चीज़ें याद करना, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये हमारे पास है, तो एक तो AB साइड आ गई, दूसरी BC आ गई, CD आ गई और DA आ गई। तो ये 4 साइड्स हुए, तो अपोजिट इक्वल मतलब कि AB इज इक्वल टू CD होना चाहिए और AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए, ठीक है। इस फिगर को अगर मैं लेके चलूँ तो अपोजिट साइड्स में हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं
ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, आमने सामने वाली साइड, एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते हैं। आया समझ में? तो आप जब डायगोनल्स निकालोगे ना ए सी और बी डी, तो आप उसको इक्वल नहीं बताओगे, मतलब नहीं आएंगे, तो वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कंडीशन 2 आएंगी। इसके मैंने आपको कहा कि 6 के 6 आपको साइड्स निकालने पड़ेंगे, मतलब कि 6 डिस्टेंस वाला लगाने पड़ेंगे, जिसमें 4 साइड्स के हो जाएंगे और 2 डायगोनल्स के हो जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? तो अब इसमें तो क्या आप ना फिगर ड्रॉ करोगे, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से आपको लेबलिंग करना है। अगर नहीं दिया हुआ वैसे आपको वर्टाइसेस दिए होते तो यू कैन गो फॉर द ए बी सी डी एंड द डायगोनल्स। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ, ये दोनों क्या हैं? डायगोनल्स हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने की प्रॉपर्टी ये होती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं बच्चा? इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब वैल्यूज निकालोगे ना बेटा, तो आपने 4 साइड्स निकाले ना, तो 4 साइड्स में से 2 साइड्स आपस में सेम वैल्यू दिखाएंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें डायगोनल्स नॉट इक्वल, इसमें डायगोनल्स इक्वल है। कंडीशन पता चल रही है ना? नाउ अब हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि 6 में से 4 की वैल्यूज आपकी बिल्कुल सेम आएगी। अगर सेम आती है तो वो बन जाएगा रोम्बस। क्यों? क्योंकि बाकी 2 की सेम नहीं आनी चाहिए, वो दोनों डायगोनल्स होंगे, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चा? अच्छा, यहीं पे हम स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब 4 की 4 साइड्स की वैल्यू एक सेम आनी चाहिए, और बाकी की जो 2 साइड्स और बच जाती है उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरीके से आपके पास क्वाड्रिलेटरल की कंडीशंस हैं। तो जैसे कि अगर मैं याद करूं तो आपको 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 या 7 ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लिखा गया है नेम द क्वाड्रिलेटरल इफ इट इज़ फॉर्म्ड, और आपको वर्टाइसेस दिए हुए हैं ना, 4 आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो उनमें से आपको इस तरीके से आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा भाई कौन सा रोम्बस है कौन सा नहीं है। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, समझ रहे हो कि ना साइड्स इक्वल आ रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है। तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के कॉन्सेप्ट से लेकर कहाँ कहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो अपन ने देख लिया। अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। ठीक है, किसकी? सेक्शन फॉर्मूला की। आइए, सो नाउ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को काटता हुआ एक और पॉइंट है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये काटता हुआ x, y। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ रेशो में काट रहा है, m/n। ठीक है, जैसे कि ये पेन है तो इसको मैंने तोड़ दिया तो एक रेशियो ये हो गया और एक रेशियो इतना वाला ये हो गया। ठीक है, तो इसमें अपन ने काटा है, जैसे ये वाला जो किनारी है इसको हम पॉइंट मान के चले जो इसको काट रहा है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में आता है, तो इसमें क्या होगा? p x, y क्या होगा इसके अंदर? m के साथ x2 मल्टीप्लाई होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अच्छा, अब किसी जगह पे किसी स्कूल में किसी बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे m और n लिखा ना मैंने, उन्होंने क्या लिखा होता है? m1 और m2। क्या लिखा होता है? m1 और m2। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो फिर यहाँ पे वो लोग m1 लगाएंगे, यहाँ पे m2 लगाएंगे, तो बात तो वही है। ठीक है, तो इसके लिए खाली उसका डोनेशंस अलग होंगे, बाकी तो सेम रहेगा। ओके, अब ये हुआ इस तरीके से। अगर A और B को
x1 y1 और x2 y2 को p जो है वो काट रहा है, p जो है वो काट रहा है और वो काट रहा है सेम डिस्टेंस पर, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट सेगमेंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या कहेंगे, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका क्या हो जाएगा, p x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों अब एक फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको, और ये स्पेशली स्टैंडर्ड वालों के लिए है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड वाले बच्चों को गाला भी आप यूज़ करोगे ना, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर। ठीक है, वो तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी तभी बता दूंगी, बट एक बार आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं। लेट्स से x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, और ये मीडियंस निकल रहे हैं। मीडियंस मतलब क्या होता है, एक वो लाइन जो दूसरे साइड को इक्वल हाफ में काट रही है। ठीक है, तो ये मीडियन होते हैं इस तरीके से, और ये तीनों मीडियंस ठीक है एक जगह पे मीट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। अब आपको क्वेश्चन का पूछा जाएगा, आपको 3 वर्टाइसिस तो दिए हुए हैं, ओके, द वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल ABC आर गिवन, फाइंड द सेंट्रॉइड, ऐसा कहा जाएगा। अब ये वाली फॉर्मूला पूरे एनसीईआरटी की किताब में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप वो चीज़ ढूंढोगे थक जाएगा, वो समझ नहीं आएगा। तो याद कर लेना, सपना की वीडियो में हमने देखा था कि जी सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 होल अपॉन 3। लगी तीनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 किया। ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारा है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ना बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। के नंबर कितना हुआ, 6। ठीक है, चलो अब 7 नंबर से 7 डन, 17 1 14 15 16 और 17। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले तो ये चीज़ याद करो कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये ABC, ये 90 डिग्री कंपल्सरी। ओके, अब इसमें आपके पास ये होता है हाइपोटेन्यूस। ओके, ये रहेगा बेस और ये रहेगा एल्टीट्यूड, और इनमें से कोई भी एक साइड मिसिंग हो तो आप उसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। आपका 8 पॉइंट वहीं से शुरू होता है ना, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि हाइपो स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक तो ये आ गया। ओके, नाउ दूसरी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। लेट्स से ABC, ये 90 है तो वो तो क्लियर ही है। ये हाइपो हो गया, 90 के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, ओके, अब अगर आप एंगल A को कंसिडर कर रहे हो, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल A कंसिडर करो, एंगल C, यहाँ आपको अपने हिसाब से कोई भी ट्रायंगल चूज़ करना है, उसमें कोई भी एंगल चूज़ करना है। तो अगर आप एंगल A को थीटा मान के चलो, थीटा इज अ ग्रीक लेटर जो हम लोग एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके सामने वाली साइड को हम कहेंगे अपोजिट साइड,
और इसकी बगल वाली को हम कहेंगे एडजेसेंट साइड। अब किसी किसी स्कूल में ऑपोजिट को परपेंडिकुलर लिखवा दें और एडजेसेंट को बेस लिखवा दें, ठीक है, बात एक ही है। अगर आप सी ले रहे हो और इसका एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट। अपनी किताब में ऑपोजिट और एडजेसेंट दिया हुआ है, इसके लिए मैंने ये वाला लिया हुआ है। और बगल वाली क्या हो गई, एडजेसेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और इसको आप बेस बोल सकते हैं, ठीक है इतना। ओके, अब हमारे पास जो 6 रेशियोज़ हैं उसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, ये 3 है हमारे पास। ओके, अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो और टेन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब इतना सब लर्न कैसे करें, भूल भी जा सकते हैं। तो देखो, एक जापानीज मंत्र बता रही हूँ मैं, ठीक है। सो का तोआ, ठीक है, आप ऐसे समझो, सो जा तोहफा, ठीक है। तो अब सो का तोवा ये जापानीज मंत्र है। सो साइन अपोजिट हाइपो, साइन अपोजिट हाइपो, का कॉस एडजेसेंट हाइपो, कॉस एडजेसेंट हाइपो, तोवा टेन अपोजिट एडजेसेंट, टेन अपोजिट एडजेसेंट, ठीक है। तो याद करें ना, सो का तोवा, ओके, ये जापानीज बनते हैं, इसका लैंग्वेज भी ऐसी है ना। तो सो का तोवा, सो का तोवा, सो का तोवा याद करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। एक ये आया। अच्छा, दूसरा आप याद करो सी एस का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता सी एस कहलाता है। अब इसका मतलब ये है कि साइन का इन्वर्स जो होता है उसको हम कहेंगे कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पे एस है तो ये क्या हो गया, सी आया ना, सी एस का रिश्ता, तो इन्वर्स है, मतलब कि ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन ऑपोजिट। ओके, कॉस का हम कहेंगे सेक, ठीक है, सी एस आ गया फिर से, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, और इसका क्या हो जाएगा, टेन का कॉट। अब आप बोलो यार मैम ऐसे कैसे याद करें हम लोग, देखो, अब टेन कॉट, ट आया, टेन का ट, कॉट का ट, ये ट दोनों में रिपीट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो इसके लिए टेन का अपोजिट कॉट। क्योंकि मुझसे लास्ट टाइम एक बच्चे ने पूछा था, अरे मैम अब सी एस आप कह रहे हो तो इसके साथ तो हम कॉट भी लगा सकते हैं, हम तो भूल जाएंगे। तो अब मैंने उसके लिए एक नया बताया, भाई ट याद करो, टेन कॉट, ट रिपीट हो रहा है, तो इसका अंदर की टेन का अपोजिट कौन है, कॉट है। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो सो का तोवा याद हो गया, और बाकी ये 3 के लिए सो का तोवा, बाकी 3 के लिए क्या याद करना है, सी एस का रिश्ता, ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब थोड़ी और बात करते हैं इसकी आइडेंटिटीज को लेकर। तो ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज। अब क्या है इसका, अब जैसे कि साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और वी कुड से कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों कैसे आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेम रिश्ता आपका आएगा कॉस के साथ, कॉस किसके इन्वर्स में जाएगा, सेक के, सी एस का रिलेशन, सेक किसके इन्वर्स में जाएगा, कॉस के, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा 8.3 वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। थर्ड, टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। इतना क्लियर हुआ, ओके। नाउ टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इसका उल्टा है ना, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आया था समझ में, पक्का बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो ये अपनी आइडेंटिटीज आती हैं। अब आगे हम एक और बात करते हैं टेंशन मत लो। एक हमारे पास रहेगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिलेशन है 1, ठीक है। दूसरा इसके अंदर रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका देखो, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, ठीक है, याद हो गया। और इसको याद करने का तरीका देखो, 1 कप कॉफ़ी, 1 कप कॉफ़ी। अब देखो, अब याद हो, अब 2 सीसी हैं, कैसे पता चलेगा? कप में 3 वर्ड्स का 3 लेटर्स का स्पेलिंग है, कॉट में भी 3 लेटर्स का है, तो कप छोटा है तो कॉट पहले आएगा, ठीक है, कॉफ़ी फिर कॉसेक। आया समझ में? ठीक है, तो ये वाला बच्चों को इजीली लर्न हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये इजीली लर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है, इनमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो 1 टीस्पून और 1 कप कॉफ़ी, ये याद करना, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटी मैंने बताई विथ रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज 8.3, तो 8.3 ज़्यादातर बच्चे करते हैं स्टैंडर्ड वाले, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज़ की। लेट्स टर्न द पेज नंबर 20। ओके, नाउ आ जाएगा इसमें? हाँ, आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये है हमारा ये रेशियोस नीचे की तरफ और एंगल साइड में, ठीक है। क्या आएगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर? आया समझ में ये? ओके, अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, अब ये सीरीज वाइज कैसे लर्न करना है मैंने आपको आगे वाले में बता दिया ना, ठीक है। अब देखो, तो आपको साइन का लर्न करना पड़ेगा, तो साइन हम लर्न करते हैं 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। चलो मेरे साथ पहले लर्न करो अच्छे से, फटाफट से फ्लो में बोल रही हूँ और आप फिर मेरे साथ रिपीट करोगे, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आया समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से, मेरे साथ बोलो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एक और बार रिपीट करें, चलो मेरे साथ बोलो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आ गया लर्न? चलो ठीक है, रिपीट कर लेना इसको। अब एक बार साइन याद हो गया ना, बाकी तो सब इजीली हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा? देखो, आपको जो पेपर मिले ना बेटा, तो उसमें ये वाली चीज़ जो है पहले टेबल बना देना, ठीक है। तो अब ना कॉस के लिए यू टर्न ले लो, कॉस के लिए क्या करोगे? यू टर्न ले लो। तो यू टर्न में जो आपने वैल्यूज़ ली उसको पूरा रिवर्स कर लो। तो ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2 एज इट इज़, फिर 1/2 और 0, ठीक है इतना। चलो अब 10 की बात करते हैं, तो 10 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? 10 का मैंने फॉर्मूला बताया साइन अपॉन कॉस। 10 क्या होता है? साइन और कॉस का मिलन, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस का रेशियो लेना है। तो 0/1, अब 0 के अपॉन 1 तो क्या फ़र्क पड़ता है? आंसर तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। 1/2 एंड √3/2, देखो 1/2 एंड √3/2, 2 कैंसिल, क्या बच गया? ऊपर का 1 और नीचे का √3, तो क्या आया? 1/√3। प्रैक्टिस करो, एक दो बार तो याद हो जाएगा।
ठीक है। तो 1/√3 ये दोनों कट हो जाएंगे, सेम ही है तो 1, ये 2 और 2 कट गया तो √3/1, तो सिंपल क्या लिख दोगे √3। 1/0, 0 कभी भी डिवाइड में नहीं आता है क्योंकि ऐसा कोई टर्म डिफाइन ही नहीं कर सकते हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चा। चलो अब कॉस की बात करते हैं। कॉस क्या होता है? कॉस होता है साइन का उल्टा, 1/sin। ठीक है। अब ना बेटा ये साइन के अपॉन में, ठीक है, साइन के अपॉन में आप 1 मान के चलो। ठीक है, हल्का हल्का मैंने बता दिया, साइन के अपॉन 1 मान के चलो। तो अब देखो 0/1, तो इसको उल्टा कर लो तो 1/0। अपॉन में कभी 0 आता है? नहीं आता है, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2। 1/√2 का उल्टा √2/1, तो √2। √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/1, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है। चलो अब सेक के लिए क्या कर लो, यू टर्न ले लो जैसे कॉस के लिए लिया था। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2 और ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है। ओके नाउ कॉट किसका उल्टा है बेटा? tan का। ठीक है, तो कॉट क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो चलो tan दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, अब अपॉन करना है, इन सबको अपॉन में डाल दो। ठीक है, तो 0/1 इसका उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/√3, तो √3, ये 1 का 1 आया, ये √3 का अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो उल्टा कर लोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है। नॉट डिफाइंड कब आता है? जब हम लोग 1/0 बोलते हैं। नॉट डिफाइंड कब होता है? जब हम लोग 1/0 बोलते हैं। इसका उल्टा कर लो तो 0/1, 0/1 इज नथिंग बट 0। हो गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ साइन अच्छे से लर्न करना है, बाकी तो आप इस तरीके से खुद का टेबल पूरा फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है पूरा लर्न करने का। ठीक है, क्योंकि आपको जब पेपर मिलेगा ना तो आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा, हार्डली 1 मिनट ये पूरी टेबल बनाने के लिए। मैं तो आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, उसके मैंने आपको टाइम ज़्यादा लगा। आप जब 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी, तो आप एग्ज़ाम में फट 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 करके यू बना के रख दोगे। तो जब हमारा काम 1 मिनट में हो जा रहा है तो हम लोग 30 मिनट या 1 घंटा इन्वेस्ट करके इसको लर्न करने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अपन को अपने स्मार्ट वर्क करना है, लर्न करने के लिए पूरा एसएस और साइंस भरा पड़ा है। ठीक है, तो इसमें अपन को टाइम वेस्ट करें। तो इस तरीके से हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? डन? ओके। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में तो कुछ है नहीं। ठीक है, उसके अंदर तो यही साइन और कॉस की वैल्यू से लगानी है, तो वो तो सम्स करते टाइम अपन कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है ना बच्चों। अभी हम लोग कर सकते हैं चैप्टर नंबर 11 है शायद न्यू बुक के हिसाब से, एरियाज रिलेटेड सर्कल। ठीक है, उसके अंदर फॉर्मूलास आती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के फॉर्मूला। ओके ना देखो बच्चा, ये है हमारा सर्कल। ठीक है, ये सेंटर, ये हो गया रेडियस। ओके, अब ये पूरा जो है बाउंड्री, इसको हम क्या कहेंगे सरकमफेरेंस। तो इसमें भी याद ध्यान देना, सरकमफेरेंस ऑफ ट्रायंगल ऑफ सर्कल इज 2πr। ठीक है। ओके, अगर आपसे ऐसे पूछते हैं ना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, जब एक बार पूरा पहिया घूम जाता है ना, समझो कि एक पहिया है, ये एक पेन है। ठीक है, यहाँ से शुरू की, पूरा घूम के यहाँ पे आई। ठीक है, तो जब पूरा एक पहिया एक बार घूमता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नथिंग बट द सरकमफरेंस 2πr। तो 2πr जब डिस्टेंस निकाल दो वो 1 रिवॉल्यूशन ही है। ठीक है, आपको पहला ही ये सब कुछ सम दिया हुआ है आपके किताब के अंदर ना। दूसरा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, कितना ये एरिया ऑक्यूपाइड है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा πr²। ठीक है ना। नेक्स्ट अब जैसे कि ये है हमारा रेडियस। ठीक है, ये हुआ रेडियस, ये हुआ रेडियस और ये हुआ हमारा थीटा एंगल।
ठीक है। तो जब दो रेडियस इस तरीके से जुड़ जाते हैं और एक एंगल बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं पिज़्ज़ा का पीस हो गया, ठीक है। ये पिज़्ज़ा के पीस को हम कहेंगे माइनर सेक्टर, और बाकी जो रह गया उसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर इज द रेडियस, थीटा एंगल, ठीक है। बाकी पाई के लिए तो अपन को बोली जाएगी 3.14 लेना है या 22/7 लेना है। फिर इसके अंदर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब कि पूरे सर्कल का एरिया ले लो, उसमें से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़, ये जो आपका ए और बी है ना, ये पूरा आर्क, ठीक है। ये आर्क को निकालने का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल, लेंथ ऑफ आर्क एल, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला रहता है पाई आर थीटा अपॉन 180 ना, पाई आर थीटा अपॉन 180। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, इसके दो फॉर्मूलाज रहेंगे। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है ना, सुनो अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है ना, तो मैं इसको पाई इंटू आर थीटा अपॉन 360 को 2 इंटू 180 लिख दूँ, ठीक है। तो देखो पाई 180 थीटा और ये पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180 हमने अभी भी देखा, पाई आर थीटा अपॉन 180 क्या होता है, एल होता है। मतलब कि इन सबको अगर हटा दो तो एल लिख दो इसी जगह पे, बाकी क्या बचा, आर बचा और अपॉन में 2 बचा, तो एल आर अपॉन 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो एल आर अपॉन 2। आया समझ में बेटा? क्यों? देखो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है द लेंथ ऑफ द आर्क इज 20 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड द माइनर सेक्टर। अब थीटा तो दिया हुआ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। थीटा नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको ये वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। मैं पेज टर्न कर लूँ, ओके। सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। ये सर्कल, ठीक है। जब आप ये कॉर्ड बनाते हो, कॉर्ड मतलब पता है ना, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम जो लाइन खींचते हैं उसको कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्ड और ये जो आर्क है, कॉर्ड और आर्क है, इसके बीच का जो ये गैप होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। छोटा सा गैप है इसके लिए हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो हो गया इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला रहेगा माइनर सेगमेंट का वो क्या रहेगा? देखो अब बेसिकली क्या होता है ना बेटा, चलो एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हुआ हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है ना, इतना तो क्लियर है, माइनर सेक्टर है ये, ठीक है। इसमें से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये वाला हिस्सा क्या बच गया, सेगमेंट। तो मतलब ये है कि माइनर सेक्टर में से, ये माइनर सेक्टर में से, ये माइनर सेक्टर में से आप जब ये ट्रायंगल निकाल दो तो आपके पास क्या बच जाएगा, सेगमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चा? अच्छा, अब इसके अंदर कंडीशंस याद करो। अगर यहाँ पे एंगल 60 दिया गया है, क्या दिया गया है, 60 डिग्री, ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल। कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल। कंडीशन, कंडीशन
इफ थीटा इज 60 डिग्री देन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो जब मैंने आप लिखा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कौन सा एरिया लगाओगे भाई, तो ये वाला एरिया लगाओगे अगर आपको थीटा यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर थीटा आपको 90 दिया हुआ है देन ट्रायंगल इज राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस में आर आता है, ठीक है, बेस आर हाइट भी आर, तो सिंपल क्या लगा दोगे, हाफ इंटू आर स्क्वायर, ये लगाओगे इसकी जगह पर। ठीक है, ये तो देखो ये तो सेम ही है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो ये तो यही लगेगा। माइनस में क्या लगेगा वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, तो 60 है तो ये और 90 है तो ये। बात क्लियर होगी बच्चा, समझ में आया इतना? ठीक है, तो इतने कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर। ठीक है, चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की बात अभी ना बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है न्यू बुक के हिसाब से। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसमें पहला हम लोग लेते हैं क्यूबॉइड। क्या लेंगे हम लोग, क्यूबॉइड। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, जिसके अंदर एल आएगा। ठीक है, जैसे कि ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट जो भी। तो जैसे कि एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ और एच स्टैंड्स फॉर हाइट। ठीक है, तो क्यूबॉइड में क्या क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर TSA, ठीक है, और CSA की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तो खैर LSA होता है, LSA को हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होगा 2HL+B। ठीक है, क्या होगा, 2HL+B। फिर इसके अंदर आएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि 6 की 6 साइड्स। देखो इसके अंदर ना टोटल 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका क्यूबॉइड शेप है, तो एक साइड ये हो गई, 2 3 4 5 और ये वाली छठी वाली साइड। ठीक है, तो टोटल 6 साइड्स हैं इसके अंदर। तो 6 साइड्स हैं, तो जब हम लेटरल की बात करते हैं तो हम लोग 4 साइड्स की बात करते हैं। ठीक है, और जब हम टोटल की बात करते हैं तो हम लोग 6 साइड्स की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला रहता है 2L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब देखो ये वाली फॉर्मूला ना आप 9th में भी करके आए हो, तो आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, नो डाउट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अंदर वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसके अंदर, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, चलिए नो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब की। सेम फिगर ही रहेगा नो डाउट, बट क्यूब है तो वो स्क्वायर का 3D होता है। अब स्क्वायर में सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना। ठीक है, स्क्वायर में सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसके लिए स्क्वायर के अंदर L, B और H तीनों सेम होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है, जिसको हम लोग L मान के चलते हैं। कोई कोई स्कूल में A लिखवाते, कहीं पे X लिखवाते, कहीं पे L लिखवाते। देखो ये तो अपन को खुद की मर्जी, आप कैसे फॉर्मूला लर्न कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको स्कूल वाले कोई फॉर्मूला लर्न है तो आप गो अहेड, नो डाउट। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपके पास आएगा सबसे पहले LSA। मैंने क्या बताया था, 6 टोटल साइड्स होती है, उसमें से 4 LSA में जाती हैं, तो 4L स्क्वायर।
सेकंड क्या हो जाएगा, TSA, दैट मीन्स 6L², ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि L3, ठीक है, डन, ओके। ना इसके अंदर एक और चीज़ लिख दूँ मैं, शायद आगे के काम आ जाए। एरिया ऑफ एनी वन साइड, एनी वन फेस, एक्चुअली नॉट साइड, ठीक है। अब टोटल 6 फेस होता है ना, कोई भी अगर एक फेस का आपको एरिया चाहिए तो उसके लिए सिंपल क्या करोगे, L², ठीक है। फिर प्लस करना है माइनस करना है वो अपने आगे देख लेंगे। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख दो, 4th नंबर डाल के, एरिया ऑफ एनी वन फेस। अब क्यूबॉइड जो होता है ना बेटा, वो रेक्टेंगल का अवतार होता है, ठीक है। तो इसके लिए रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, तो L इंटू बी। अब जैसे कि यहाँ पे LS में मैंने आपसे कहा था 4 साइड्स होती है, मुझे अगर 5 साइड निकालने के लिए कहा जाए तो 4 साइड ये हो जाएंगी और एक साइड ये वाली मैं प्लस कर दूंगी, ठीक है, समझ में। यहाँ तो 6 साइड निकाल के एक साइड माइनस कर दूंगी, तो वो डिपेंड करता है सम टू सम। तो इसके लिए एक साइड, खाली एक साइड हमें माइनस करनी हो, प्लस करनी हो या निकालनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्यूब और क्यूबॉइड का मैंने बता दिया। डन बच्चा पार्टी, क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे सिलेंडर 24 ना, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, 24। अब इसमें आएगा हमारा सिलेंडर, ठीक है। ये रहा सिलेंडर, ये रेडियस, ये हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रेडियस एंड H स्टैंड्स फॉर हाइट, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे CSA की। CSA इसका मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे ये है ना आपके सामने, मैंने पेन जैसे लिख रही हूँ मैं, तो ये क्या है, ये सिलेंडर शेप ही तो है, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड वाला पोर्शन है, ये पूरा ये जो गोल घूम रहा है, अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला रहता है इसके अंदर, 2πRH, ठीक है। फिर आएगा TSA टोटल। अब TSA मतलब देखो, TSA ये तो कर्व्ड हो गया, प्लस यहाँ पे सर्कल वाला ढक्कन है, यहाँ पे भी सर्कल वाला बेस है, ठीक है। तो ऊपर नीचे पूरा पैक्ड है ना ये, तो उसको हम TSA कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, उसके लिए फॉर्मूला रहता है 2πRH प्लस R, ठीक है। 2πRH प्लस R, यहाँ R प्लस H एक ही बात है, ओके। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा इसके अंदर, πR²H, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोन। ठीक है, ये होगा कोन। इसको खाते भी हैं, पहनते भी हैं, ठीक है। खाते किस फॉर्म में और पहनते किस फॉर्म में, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये R, ये H और ये L, ठीक है। तो L क्या हुआ, स्लांट हाइट, H क्या हुआ, सिंपल हाइट, और R क्या है, रेडियस, ठीक है। तो अब इसकी फॉर्मूला क्या रहती है, CSA कर्व सरफेस एरिया का रहेगा πRL। सेकंड TSA क्या हो जाएगा, πR ब्रैकेट में L प्लस R। तीसरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का 1/3, मतलब कि 1/3 πR²H, ठीक है। अच्छा, अब और अगत्यानुपात वो ये है कि आपके पास हमें 3 चीज़ें दी हुई है, R, H और L। अगर इन 3 में से आपको एक मिसिंग है, ठीक है, समझो आपको स्लांट हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ। समझो आपको हाइट और रेडियस दिया हुआ है, स्लांट हाइट नहीं दिया हुआ है, और अपने को फॉर्मूला में स्लांट हाइट की ज़रूरत हो, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे L² = R² plus H². So to find any missing side, okay, we are using L² = R² plus H². ठीक है बच्चों, आई होप मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ।
ठीक है। और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको यहाँ तो फॉर्मूलाज की चिपका देंगे, समझाएंगे नहीं। अब समझ में नहीं आएगा तो फिर लर्न कैसे करोगे तुम ना, तो ज़रूरी है समझाना भी, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, स्फेयर। अब स्फेयर तो देखो बॉल होता है ना, और तो क्या होता है उसके अंदर, तो एक ही चीज़ होती है रेडियस, और तो उसमें हाइट वाइट तो कुछ होता है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहेगा, एक रहेगा, अब इसमें एक ही फॉर्मूला आता है सरफेस एरिया, एरिया के टर्म्स में, वॉल्यूम तो आएगा एक ही आता है, सी ए से टी ए से ऐसा कुछ नहीं आता, सिंपल सरफेस एरिया आता है 4πr², और दूसरा आता है वॉल्यूम, ठीक है, क्या हो जाएगा 4/3πr³ है ना। ओके, फिर हम बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर, अब हेमिस्फेयर ये हुआ कर्व्ड पार्ट, ठीक है। तो सिर्फ अगर कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा CSA, क्या हो जाएगा CSA इज नथिंग बट सरफेस एरिया का हाफ कर दो तो 2πr², जैसे बॉल है ना, आपने 20 से काट लिया तो कटोरी जैसा बन गया। अब इस कटोरी पर अगर आप ढक्कन लगा देते हो, अगर आप इस पर ढक्कन लगा देते हो, ठीक है, तो आपको बन जाएगा TSA, टोटल एरिया। तो इसमें क्या हो जाएगा 1πr² ऐड हो गया 3πr², और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3πr³, ठीक है बच्चों, आया समझ में। ओके, अब याद करना कुछ चीज़ें ध्यान देने के लिए। वॉल्यूम के अंदर जो हम यूनिट्स यूज़ करेंगे वो रहेंगे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, किलोलीटर, ऐसे करके, ठीक है। और एरिया में हम लोग जो यूनिट्स यूज़ करेंगे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज होना बच्चे हैं, यूनिट गलत लिख के आ जाते हैं, फिर उनमें मार्क्स चले जाते हैं, फिर रोते हैं बैठकर कि ये हमने क्या किया। तो इसके लिए प्लीज़ 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 यूनिट्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा कन्वर्शन बता दूं, जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका डबल कर, लाइक स्क्वायर था तो 2 के 4 कर लिए, ठीक है। अब क्यूब है तो 2 के 6 कर लिए, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर, ओके। 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, या तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ठीक है। ये कुछ आपके पास कन्वर्जन्स अगर हों तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो ज़रूरी है। डन बच्चा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलाज को अपन ने कवर कर लिया। अब हम चलेंगे स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। आई थिंक दिस इज लास्ट चैप्टर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में तो क्या है, चलो दिखा देती हूँ मैं फिर भी। तो अभी हम चलते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर के ऊपर। नंबर 28। अब जैसे हम पहले बात करते हैं मीन की, ठीक है। अब मीन में हम 2 बात कर लेंगे। एक में बताऊंगी फॉर अनग्रुप डेटा, जो हम लोगों ने 9th में किया था, बट गुजरात बोर्ड में क्वेश्चन में पूछ जाते हैं अनग्रुप डेटा के। तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा xi/n, ठीक है। सिग्मा मतलब कि समेशन, मतलब प्लस करना, xi मतलब कि ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना, एंड n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की। किसकी? ग्रुप डेटा, ठीक है। अब ग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा
एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एक ही बात है, ठीक है। ग्रुप डेटा में सिग्मा एफ आई और एन इसका मतलब एक ही है। अब सिग्मा को क्लियर हो गया, समेशन एफ जो है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी और एक्स जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर आपके अंदर इसके अंदर आएगा अज्यूम्ड मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्स आई निकालने का फॉर्मूला, इसमें एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एफ आई तो आपको दिया ही होगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आपको डी आई निकालने का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या है? ए है अज्यूम्ड मीन। अब इसका पूरा का पूरा वीडियो ना बेटे मैंने बना के रखे हुए हैं सम्स, इंपॉर्टेंट सम्स के साथ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, क्लास 10th बोर्ड क्वेश्चंस 2023-24 के प्लेलिस्ट के नाम से है, और उसमें आपको भरपूर चैप्टर्स मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। मैंने बच्चों को ये बोला है, अगर जिन बच्चों ने मेरे नए नए अभी जुड़ रहे हैं, तो मैंने उन पहले वाले जो बच्चे उनको मैंने कहा है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, आपके पास बहुत समय कम है, फिर भी आपको अच्छा स्कोर करना है, तो वो सिर्फ मेरे वीडियोस देख लोगे, उसमें जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिए ना, तो आपको 80 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, इतनी गारंटी मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए वो वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। अब इन सब का क्या मतलब है? देखो, ए तो अज्यूम मीन क्लियर हो गया, यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। एच क्या होता है भाई? एच इज़ द क्लास साइज। इसका मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एच मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। तो ये सारे फॉर्मूला से मीन के, जहाँ पे मैंने अनग्रुप्ड और ग्रुप दोनों बता दिए। अब हम बात करेंगे मीडियन के, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? मीडियन। मीडियन का एम, इसके अंदर पहले मैं बात करूंगी अनग्रुप डेटा की। ये बोर्ड वाले ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे होशियार होते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये चीज़ें 9th में भी आई थी, तो बच्चों का नॉलेज तो चेक करें, उनको 9th याद है कि नहीं है, कि सिर्फ 10th में रट्टाफिकेशन करके पास हो रहे हैं। तो ऐसे कई बार ना 9th वाले क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें आपको ये वाली फॉर्मूला लगानी पड़ती है। तो अनग्रुप डेटा में हमारे पास एक आता है फॉर एन इज इक्वल्स टू ऑड। एन मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर वो ऑड है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? एन प्लस 1 होल अपॉन टू टी एच, ठीक है। और अगर एन इवन है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टी एच, एन अपॉन टू प्लस 1 टी एच होल अपॉन टू, ठीक है। और यहाँ पे नोट करके एक चीज़ याद करना, अनग्रुप डेटा में ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो सकते हैं, पर मैं ज़्यादा असेंडिंग ऑर्डर बच्चों को बोल देती हूँ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना, फिर ये फॉर्मूला आपको लगानी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की। अब मीडियन है ना, तो उसमें एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मीन की तरह 3 फॉर्मूला नहीं, एक ही फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन, यहाँ पे एल प्लस लिखेंगे, अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है, क्लियर। अब एल क्या है? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो भी आप क्लास अज्यूम करते हो ना। सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास,
एंड एच इज इक्वल्स टू क्लास साइज, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसको आप लोग फ्रीक्वेंसी भी कहोगे, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डन बच्चा, तो ये हो गया मीडियन का। चलो अभी बात करते हैं हम लोग मोड की। नंबर 30, मोड Z for ungrouped data, for ungrouped data Z is equals to number of repeated observations, जो ऑब्जर्वेशन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं ना, ठीक है, उसको हम कहेंगे Z, तो सीधा वो वैल्यू उठा के लिख देनी है। बात कर रहे हैं हम लोग फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। तो ग्रुप डेटा में क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ओके, अब इन सब का मतलब क्या है, देखो इन सब के अंदर आपको यहाँ पे एक तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी आप डिसाइड करोगे क्लास, ओके। F1 बहुत ज़रूरी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आपको जो फ्रीक्वेंसी टेबल दी जाएगी ना उसमें हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल। F0 प्रीसीडिंग ऑफ F1, मतलब कि F1 जो आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड की उसके ऊपर वाला जो होगा वो F0 और F2 उसके नीचे वाला सक्सेडिंग ऑफ F1, ठीक है। H तो आपको क्लियर हो गया ना, क्लास साइज, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलाज रहते हैं। अब एक रिलेशन रहता है, ठीक है, 31 नंबर, रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन होता है Z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, और इसके बेसिस पे मैंने बहुत सारे सम्स करवाए हुए हैं मेरी वीडियो में, तो कृपा करके ज़रूर देख लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है। मतलब आपको इतना काम है, आपको लगेगा कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करूं, इतना मैंने आपको डीपली बताया है, ठीक है बच्चा पार्टी। इतना आया समझ में। अपने पास लास्ट चैप्टर बच जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब उसका तो फॉर्मूला सबको पता ही होता है, तो चलो एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। मतलब आप जो चाह रहे हो कितनी बार आया है और उसके लिए कितनी बार मेहनत हुई, ओके, दैट इज़ द सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर तो कुछ नहीं, अब इसके अंदर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ना बच्चों को कार्ड्स का बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं थोड़ा कार्ड्स का इन्फॉर्मेशन दे दूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। 52 कार्ड्स में से हम इनको डिवाइड करते हैं दो सेक्शन की तरफ, एक आता है रेड कार्ड्स और एक आते हैं ब्लैक कार्ड्स। टोटल 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे। ये और दो में डिवाइड हो जाते हैं शेप के अनुसार, ठीक है। अब रेड कार्ड में एक आता है डायमंड शेप और एक आता है हार्ट का शेप। दोनों में 13 इक्वल कार्ड्स डिवाइड हो जाते हैं। ब्लैक कार्ड्स में आपको दो शेप मिल जाएंगे, एक रहेगा स्पेड और एक रहेगा क्लब, ठीक है। दोनों में 13 मिल जाएंगे आपको। और इन सब के अंदर अब कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, सब में आपको सब में कितने दिखेंगे, किंग दिखेगा, क्वीन और गुलाम, जैक, ये तीनों। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं हम इनको, या तो फिर पिक्चर कार्ड्स कहते हैं,
ठीक है। बाकी 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड्स, और एक आता है एस, इक्का, ठीक है। ये टोटल कार्ड्स अपने पास रहते हैं। अगर हम देखें टोटल एस कितने होंगे, 4। टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे, देखो अब 1 2 3 है, एक में 3 ऐसे कितने सेक्शन है, 1 2 3 4, तो 3 × 4 कितने हो गए, 12। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे, 12 फेस कार्ड्स होंगे, ठीक है। टोटल एस कितने होंगे, 4, ठीक है। आया समझ में ये। तो ये कार्ड्स का, बाकी तो देखो सम के ऊपर डिपेंड करता है, सम कैसा कैसा दिया और उसके बेसिस से अपने को करने का। ये वाले कार्ड्स का थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमारे सारे के सारे फॉर्मूलाज ख़त्म हो गए मैथ्स के, ठीक है। कंप्लीट फॉर्मूला इन 1 वीडियो, जहाँ पे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो के हिसाब से समझते जाइए, फॉर्मूलाज की पूरी नोट्स बनाइए, ठीक है। क्या करना है बेटा, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना, दो चार्ट पेपर काम में आ जाएंगे ना, डिपेंड कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ठीक है। एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना, उसके अंदर ये सारी फॉर्मूलाज लिख देना और अपने रूम में, ठीक है, आप उसको लगा देना। आते जाते उठते बैठते आपके पास नज़र भी पड़ जाएगी ना बेटा, ठीक है। हर बार आप सिर्फ देख रहे हो तो वो चीज़ें, आंखों देखी हुई चीज़ दिमाग में जल्दी सेट हो जाती है, ठीक है। तो आप उसको रोज़ाना भी थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट में फॉर्मूला को देखोगे ना, तो आपको 3 महीने तक तो पूरी फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाएंगी। स्पेशली आपको इसके लिए बैठ के लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आपको मार्क्स लाने हैं तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अच्छे चार्ट बना दीजिए और उसको दीवार पे चिपका दीजिए जब तक तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम फिनिश नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, डू कमेंट मी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर इसके अलावा आपको कुछ और हेल्प चाहिए, ठीक है, ये तो हालांकि मुझे किसी बच्चे ने मुझसे मांगा नहीं था, पर मुझे लगा कि मैं प्रोवाइड कर दूं, पर आपको कोई और चीज़ की नीड हो तो ज़रूर मुझे बताइए इन द कमेंट सेशन। चलो बच्चों, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई आपके लिए नॉलेज लेके आऊँगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करे टू परफॉर्म बेटर। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।